तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज फोर्थ लेक्चर है। और आज का टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? सेल्फ को इंड्यूस करना। सेल्फ को इंड्यूस करना मतलब जैसे कि हम जानते हैं फैराडे और लेंज ने क्या बोला था कि अगर किसी भी कॉइल या सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये लेंज या फैराडे का लॉ है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या हो गया? खुद की वजह से खुद में इंड्यूस करना। मतलब सर्किट खुद ही कारण है, खुद के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करना, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस करना। अब ये मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हो सकता है। तो जैसे कि आपके सामने मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। अब ये सर्किट में देखिए रियोस्टैट है, बैटरी है, की है और ये कॉइल है। रियोस्टैट का काम है रेजिस्टेंस चेंज करना। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली जो करंट पास हो रहा है वो भी चेंज होगा। अब इमेजिन करिए कि इसमें से करंट जो पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अगर जो करंट इस सर्किट में से पास हो रहा है, उस कॉइल में से पास हो रहा है, अगर वो करंट चेंज हो रहा है, अगर वो करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा? तो भाई ऐसा होगा कि इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो एस्टैब्लिश हो रहा है वो चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे और लेंज ने क्या बोला था कि एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए जो करंट बैटरी की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करने के लिए। क्योंकि लेंस का एक क्लियर कहना है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसको अपोज करेगा जो उसका कारण है, जो उसको कॉज कर, जिसकी वजह से वो हुआ है। तो यहाँ पे सर्किट का जो करंट है वही कारण है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसीलिए सर्किट के करंट को ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो अपोज करेगा। इसी का सिंपल भाषा में मतलब बनता है सेल्फ इंडक्शन। खुद ही में ईएमएफ इंड्यूस करके खुद ही के करंट को अपोज कराना, दिस इज सेल्फ इंडक्शन, सिंपल भाषा में। अब सपोज हम लोग बात करें एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी सपोज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? फाई, ठीक है। और जो करंट जो उस समय करंट एट दैट इंस्टेंट करंट इज आई। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज एल आई, कांस्टेंट जो है एल। एल को क्या बोलते हैं? एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो L जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे सेल्फ इंडक्शन को। सर्किट खुद की वजह से खुद के ही करंट को अपोज कराती है, खुद के कारण से। सो दैट इज सेल्फ इंडक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 5/I, ठीक है। L इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। अभी इस फॉर्मूला को लेके उन लोगों ने सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया है। अब बड़ा इजी डेफिनेशन है, फॉर्मूला देख के आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन? अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द फ्लक्स, या मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स associated with circuit per unit current flowing through the circuit, तो फॉर्मूला के हिसाब से डिफाइन किया गया है। सो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द सर्किट पर यूनिट, अपॉन है ना, तो पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस तरीके से डिफाइन किया। अभी सपोज उस कॉइल में n टर्न्स है, n टर्न्स ऑफ कॉइल।
तो अगर कॉइल में n टर्न है, इसका मतलब है हर एक टर्न जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, और हर एक टर्न कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो सर्किट के करंट को अपोज करेगा। हर एक टर्न वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, हर एक टर्न। इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज याद रखिएगा, ये आपको वर्ड सुनने को आएगा न्यूमेरिकल्स में, फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज अगर लिखना है तो हम लिखेंगे n phi, चाहिए तो मैं b लिख देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। n phi b, इधर n आ जाएगा, इज इक्वल टू Li। तो यहाँ पे L को आप लिख सकते n phi b अपॉन I, कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ डाल दिया है। और एक नया वर्ड सुनने को आया, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज जब हम लोग n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो हर एक टर्न कॉइल का जो होगा वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो सर्किट के करंट को अपोज करेगा, उसका नाम है फ्लक्स लिंकेज। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब आपका फ्लक्स, अगर हम लोग जानते हैं करंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ रियोस्टैट, तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमको फैराडे और लेंज ने बोला कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलिए बात करते हैं ईएमएफ के बारे में। अभी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हम लोग उसकी बात करते हैं। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है माइनस d∅dt इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ, हम लोग इसको ही ले लेते हैं, अभी नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं करते, सिंपल ऐसे ही ले लेते हैं Li। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस L di/dt। ये भी एक तरीका, ये आपका हो गया ईएमएफ इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका फॉर्मूला है माइनस L di/dt। अब यहां से उन लोग ने क्या किया है, सेल्फ इंडक्शन का यूनिट निकाला। कैसे निकाला ध्यान से देखिए। अब आपका ये हो जाएगा E अपॉन di/dt अभी इज इक्वल टू माइनस L। बोलो ने क्या कर दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दिया है, मैग्नीट्यूड के लिए इसको लिखा मॉड्यूलस, इसको भी लिखा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में लिखना मतलब सिर्फ पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं, नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है सेल्फ इंडक्शन का इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब इसका यूनिट बताइए क्या है, ईएमएफ का वोल्ट है ना, करंट का एम्पियर है, टाइम का सेकंड है, तो फॉर्मूला हो गया वोल्ट पर एम्पियर सेकंड। अभी हमारे हेनरी का आपने नाम सुना है, उन्होंने इसमें मेहनत किया है, तो उनके ऑनर में इस यूनिट का नाम पड़ गया है हेनरी। कैपिटल H सिंबल है, कैपिटल H। सो सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी, 1 हेनरी, 2 हेनरी। मिली हेनरी बोलेंगे तो 10⁻³ हेनरी, माइक्रो हेनरी बोलेंगे तो 10⁻⁻6 हेनरी। तो इस तरीके से हेनरी वर्ड यूज होता है एज अ यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्शन। लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए, एमसीक्यू में क्या हो सकता है, ये पूछ ले आपको वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको समझेगा ही नहीं, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको एक यूनिट मिला सेल्फ इंडक्शन का, दैट इज हेनरी, या फिर ये यूज होता है हेनरी, दैट इज। अब इस फॉर्मूला से भी उन्होंने डिफाइन किया है सेल्फ इंडक्शन को। सेल्फ इंडक्शन को यहां तो डिफाइन किया है, यहां भी डिफाइन किया है, राइट, इधर भी डिफाइन किया है। अब आप बताइए कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे इसको डिफाइन किया तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड in the circuit per unit। अभी ना ये रेशियो है ना, और टाइम के हिसाब से तो लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। क्या डिफाइन किया जाता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक ये तरीका है, phi अपॉन I से हिसाब से डिफाइन किया गया है। सेल्फ इंडक्शन एक दूसरी तरीके से डिफाइन किया गया है, ईएमएफ इंड्यूस अपॉन di/dt। ये दो तरीके। एक और तरीका भी है जिससे हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया है, वो भी मैं भी आपको लाने वाला हूं। तो ये आपका हो गया बेसिक एक्सप्लेनेशन सेल्फ इंडक्शन क्या है, और सेल्फ इंडक्शन से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसे होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने देखा है।
है कि नहीं? और मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, मैंने एक और चीज क्या बोला आपको कि सेल्फ इंडक्शन को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं उस पे आता हूं, ये पार्ट मैं रब कर देता हूं। तो सेल्फ इंडक्शन का 3 तरीके से डेफिनेशन दिया गया आपके टेक्स्ट बुक में। 2 तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक है L इज इक्वल टू phi अपॉन I और दूसरा है L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। अब मैं तीसरे पे आता हूं। तीसरा का जो कंसेप्ट है ना, उसका नाम है, उस कंसेप्ट का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कंसेप्ट से हमारा तीसरा डेफिनेशन आएगा सेल्फ इंडक्शन का। देखिए क्या आएगा, ध्यान से समझिए। अब देखिए आपका जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है मतलब ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है। चार्ज जो फ्लो हो रहा है ना, उसको अपोज कर रहा है। तो अब ये चार्ज कैसे फ्लो होगा अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा। वर्क जो भी करे, जैसे हम बैटरी, तो बैटरी मतलब वर्क तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपोजिशन हो रहा है करंट को, तो उस चार्ज को वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो जब वर्क होता है तो आप जानते हैं एनर्जी स्टोर होता है कि नहीं? तो इस तरीके से एनर्जी इसमें स्टोर होगा, उसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी सर्किट में इंडक्टर। इंडक्टर वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर हमने जो पढ़ा है वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कितना वो एनर्जी जो स्टोर करता है। ध्यान से देखिएगा। तो सपोज देयर इज अ चार्ज, स्मॉल चार्ज dq, ठीक है, जिसको हमको मूव कराना है ना, हमको इसको मूव कराना है इन सम टाइम, लेट्स से dt टाइम। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन जो करना पड़ेगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, अभी देखिए हम लोग को जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज अगेंस्ट द ईएमएफ, अगेंस्ट ईएमएफ। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई dq। मालूम है ना, क्योंकि वोल्ट होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क होता है वोल्ट इनटू चार्ज, माइनस ई dq। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको E का फॉर्मूला बताया था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अभी देखा था हमने फॉर्मूला, मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। dw is equal to minus L di by dt into dq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा L di into dq by dt। L di change, rate of change of charge flowing per unit time is nothing but current, तो हो जाएगा L I di। ये आपका वर्क डन, स्मॉल अमाउंट है। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा एल आई डी आई। अब करंट का है, मेरे को सपोज 0 से लेके कैपिटल आई इतना करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट जो चाहिए मुझे आई चाहिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एल तो कांस्टेंट है, आई का हो जाएगा आई स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू आई। एल आई सब्स्टिट्यूट करिए, आई स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, सो यू गेट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन is equal to half Li square. This is the formula for work done against the EMF which is induced, and this work done, ये work done क्या करेगा? ये work done energy store करेगा in the inductor in the form of in the magnetic field। तो यहाँ पे उसके लिए formula बनेगा UB, which is nothing but the work done half Li square। This is the work done or the energy stored in the magnetic field in inductor। अब याद करिए एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी वो भी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, याद करिए ये वाला हमने डिराइव किया था। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, उसका फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर। याद करिए डिराइव किया हमने, है कि नहीं? कुछ मिलता जुलता। ये आपका इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ करंट का स्क्वायर है, यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर, एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर।
है ना। तो ये वो डेरिवेशन जो पूछ सकते हैं एग्जाम में। हाँ, मैं एक और आपको बोल रहा था, मैंने बोला भाई इधर से हम लोग को थर्ड डेफिनेशन भी है सेल्फ इंडक्शन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में बता रहा था। अब देखिए इस पे आ जाइए, इस पे W is equal to half Li square for I is equal to 1 एम्पियर। सपोज हम लोग 1 एम्पियर करंट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा उधर, इधर हो जाएगा W is equal to half L या L is equal to 2W। अब ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूला को लेके सेल्फ इंडक्शन का तीसरा डेफिनेशन बताया गया है। क्या बताया गया है? सेल्फ इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन लिखता हूं, कैन बी डिफाइंड एज ट्वाइस द वर्क डन, ट्वाइस द वर्क डन टू, ध्यान से लिखिए, टू एस्टैब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स, टू एस्टैब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर a unit current, for a unit current flowing through the circuit। क्योंकि हमने करंट 1 एम्पियर लिया ना, तो वो बता रहा है कि हमने यूनिट करंट लिया है, और ये किसके लिए किया, ये फ्लक्स के अगेंस्ट ना, हमको ये फ्लक्स के अगेंस्ट ओवरकम करना है। तो वही है कि वर्क डन ट्वाइस, टू टाइम वर्क डन टू एस्टैब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फ्लक्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो ही हमारा अपना करंट फ्लो पाएगा। आई करंट अगर फ्लो करने के लिए हमको इसके अगेंस्ट वर्क करके हमको मैग्नेटिक फ्लक्स उतना जमा करना पड़ेगा, मतलब उतनी एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो वही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जो इसको अपोज कर सके और एक यूनिट करंट फ्लो हो सके, क्योंकि हमने करंट का वैल्यू 1 है। तो ये तीसरा डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्शन का। अब पूछेंगे अगर एग्जाम में पूछा तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा आप सेकंड वाला लिखिएगा। वो सेकंड वाला जो है ईएमएफ वाला, E अपॉन di/dt, वो मेरे को लगता है वो ज्यादा अच्छा है, तीनों में से बेस्ट है। अगर कुछ नहीं बोला तो आप वो डेफिनेशन लिखिएगा, वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो मैंने तीनों डेफिनेशन बताया आपको, प्लस मैंने आपको एक और चीज बताई, आपको डेरिवेशन बताया। किसका डेरिवेशन? एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यूबी, कैपिटल यूबी, है ना। अच्छा, इन लोग ने एक और चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या एक्सप्लेन किया। उन्होंने इसको लेके एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला देखिए भाई W है इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, है ना। फिर उनका कहना है कि हाफ Li स्क्वायर है, इसका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। तो लोग बोलते हैं देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका जो m है ना, वही आपका L है। जो काइनेटिक एनर्जी में m जो काम करता है, वही आपका इसमें इंडक्टेंस में L काम करता है, या फिर वर्क डन में ये L काम करता है। अभी m का काम क्या है मैकेनिक्स में? m इज नथिंग बट द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। m इज द इनर्शिया ना, इनर्शिया याद होगा, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। तो ये अगर इनर्शिया, इसका मतलब इंडक्टर भी क्या हो गया? इनर्शिया। लेकिन किसका इनर्शिया? इलेक्ट्रिकल करंट का इनर्शिया। तो L को लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, L को लोग बोलते हैं इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मतलब ये करंट को रोकता है ना, करंट को मूव मतलब चेंज जब होता है ना करंट, तो उसको अपोज करता है। देखिए आपका मास का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है इनर्शिया का? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट, है ना। तो बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, वही एल भी वही काम करता है। वो नहीं चाहता कि करंट चेंज हो, वो नहीं चाहता, वो अपोज करता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्यों कहा जाता है, तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बात है ना। तो ये आपका हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सोलेनॉइड पे है। सोलेनॉइड पे कितना इंडक्टेंस है, और सोलेनॉइड पे फिर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो सोलेनॉइड के बारे में आता है। तो चलिए देखते हैं अबाउट सोलेनॉइड। तो देखिए हम लोग अभी सोलेनॉइड के बारे में देख रहे हैं, हम लोग का टॉपिक है सोलेनॉइड के बारे में देखना इंडक्टेंस। तो सोलेनॉइड का देखिए मैंने बेसिक डायग्राम बनाया है। आप जानते हैं कॉइल होता है, करंट फ्लो हो रहा है, और ये कट सेक्शन का ऐसा लिखा है, ये डॉट दिख रहा है, करंट इधर आ रहा है, क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है। अभी इसकी वजह से क्या होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये भी हम लोग जानते ही हैं, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अच्छा ये जो क्रॉस सेक्शन है इधर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है,
सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन, करंट आई सपोज फ्लो हो रहा है ईच कॉइल के अंदर। अब हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड बहुत लंबा होता है, तो याद करिए हमने डेफिनेशन की, हमने जब डेरिवेशन किया तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में, उसमें मिला था सेंट्रल रीजन का हम लोग लेना चाहिए। तो एक पार्ट ले लेते हैं हम लोग, सपोज एक कोई भी एक पार्ट लेते हैं सेंट्रल रीजन का, जिसका लेंथ है सपोज n, है ना, लेंथ l है, और सपोज नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n। तो आप जानते हैं सोलेनॉइड में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ याद करिए, मतलब n/l यूज करते हैं। स्मॉल l यूज करूंगा मैं, क्यों स्मॉल l यूज कर रहा हूं इधर मालूम है ना, क्योंकि ऑलरेडी इंडक्टेंस का सिंबल तो स्मॉल कैपिटल l है, तो हम लोग कैपिटल l यहां नहीं यूज कर सकते, इसलिए स्मॉल l यूज करते हैं। हमारा काम है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड निकालना। अब देखिए इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला l, बेसिक फॉर्मूला, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n phi b अपॉन i, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अब इसको ऐसे रखता हूं मैं। अभी देखिए n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक एक चीज हम लोग लिखेंगे। नाउ n को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो n को लिख सकते हैं n into l। व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल l क्या है? स्मॉल l जो है वो सेंट्रल बीच का पोर्शन है सॉलिड का, उसका लेंथ लिया हमने स्मॉल l, ठीक है, तो ये मिल गया। अच्छा phi b के बारे में बात करिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ba cos थीटा है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा 1 होगा, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड उनका डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा 1 cos 0 1 होता है ना, तो सिर्फ ba बचेगा। तो ये ba हो गया और ये nl हो गया, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आपका l का फॉर्मूला हो जाएगा nl into ba। अब याद करिए फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड जो डिराइव किया था हमने मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में 10th चैप्टर में डिराइव किया B का फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड। याद करिए फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए B का फॉर्मूला था म्यू नॉट ni, याद करिए। तो ये जो म्यू नॉट ni, अच्छा यहाँ का मैंने सॉरी नीचे आई नहीं, तो ये B की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो L इज इक्वल टू nl, B की जगह लिखेंगे म्यू नॉट ni into a अपॉन i, तो i और i कट गया। अभी l को नीचे ले आते, l अपॉन l। अब आप बोलेंगे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये बहुत लंबा है ना सोलेनॉइड, तो हम लोग पर यूनिट करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न भी पर यूनिट लेंथ लेते हैं, तो इंडक्टेंस भी पर यूनिट लेंथ ही रहेगा, क्योंकि सोलेनॉइड बहुत लंबा होता है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए म्यू नॉट n का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर a, ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला बन गया सोलेनॉइड के अंदर का इंडक्टेंस, इट इज पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक को अगर आप एक और तरीके से लिख सकते हैं तो लिख दें म्यू नॉट n स्क्वायर पाई d स्क्वायर बाय 4, ऐसे भी लिख सकते हैं ना एरिया, बिकॉज़ इट इज सर्कुलर पोर्शन, तो सर्कुलर का पोर्शन होता है पाई r स्क्वायर, r होता है d by 2, तो d स्क्वायर होता है डायमीटर ऑफ दिस कॉइल। तो इसको देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इज L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर and L is proportional to d square। ऐसा देख के पूछ सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स per length and also proportional to diameter square, ऐसा बोल सकते हैं। पर लेंथ ही एक्चुअली ये पर लेंथ है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी डायरेक्टली भी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन चाहिए आपको चाहिए तो मैं लिख दूंगा सर, दैट्स आल्सो ओके। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ फॉर इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिड, ये फॉर्मूला टेक्स्ट में ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है, तो आपको ये डिराइव करना पड़ेगा, तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे उन लोगों ने एक चीज और बताई है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या बताई हमने। उनका कहना है कि देखिए आप लोग, हम लोग जानते हैं म्यू नॉट के बारे में ना, म्यू नॉट के बारे में क्या जानते हैं, 4 पाई into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर सेकंड, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब उनका कहना है कि इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, म्यू नॉट का डेरिवेशन जो है टेस्ला एम्पियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट है, मैंने सोचा था शायद थोड़ा गलत हो। हाँ अब देखिए ये म्यू नॉट का वैल्यू है, यूनिट है। अब वो लोग बोलते हैं कि म्यू नॉट की यूनिट अलग तरीके से भी लिखा जाता है, कैसे लिखा है देखिए, वो लोग क्या बोलते हैं
कि ये आपका n स्क्वायर और ये आपका a है। n स्क्वायर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब L अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट, यूनिट अगर देखें तो, अगर यूनिट देखें, अगर मैं यूनिट देखता हूँ तो चलिए यूनिट का इधर क्या है, हेनरी है, हेनरी अपॉन लेंथ है इज इक्वल टू म्यू नॉट। इसका देखिए 1 अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर के कट जाएगा। तो उनका क्या कहना है कि म्यू नॉट का जो दूसरा यूनिट है ना, आप लिख सकते हैं 4 पाई इनटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, उनका कहना है यूनिट। अब वो लोगों ने दिया तो एग्जाम में कोई पूछेगा कि शो दैट द यूनिट ऑफ म्यू नॉट कैन आल्सो बी रिटन हेनरी पर मीटर, तो आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके बताना पड़ेगा किस तरीके से। आप समझे ना। देखिए ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो नीचे लेंथ स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया भी अब मीटर स्क्वायर होता है, और ये हेनरी पर मीटर है, तो हेनरी पर मीटर के हिसाब से हेनरी पर लेंथ जो भी बोलिए आप, या मैं मीटर लिख देता हूँ हेनरी पर मीटर, तो ये सिर्फ इतना बचेगा। तो म्यू नॉट का जो यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर है उसको हेनरी पर मीटर भी लिख सकते हैं। ऐसा एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है, टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। नहीं तो हमारा मेन पार्ट तो भाई यही है, इंडक्टेंस इन अ सॉलिड। उसी सॉलिड को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्यों यहाँ वर्ड मेंशन किया मालूम है, क्योंकि सॉलिड देखिए बड़ा है। अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर हुआ है, अभी मैंने डिराइव किया था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बताइए। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अभी डिराइव किया था हमने, UB क्या फॉर्मूला था, हाफ LI स्क्वायर, कैपिटल I लिख देता हूं, कैपिटल I या स्मॉल I दोनों चलेगा, ये हमने डिराइव किया था। अब ये जो एनर्जी है वो आपके इस पार्ट में अगर स्टोर हो रही है सेंट्रल पोर्शन में, तो किस तरह स्टोर होगी, ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू आउट द वॉल्यूम। वो पूरा पोर्शन जो है वो एक 3D है ना, तो पूरा जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, वो पूरा एनर्जी पूरे वॉल्यूम में स्टोर हो रहा है। अब पूरे वॉल्यूम में स्टोर है तो उस एनर्जी को बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, फिर उसको सिर्फ एनर्जी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसका सिंपल देखिए उन्होंने क्या किया पता है, स्मॉल यू लिया, याद रखिए फर्क देखिएगा, टेक्स्ट में इसको स्मॉल यू लिया है और यहाँ पे कैपिटल यू लिया है। डेंसिटी मतलब वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ ना, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ये आपका इस पोर्शन का वॉल्यूम हो गया। अब मैं देखिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जाएगा हाफ L I स्क्वायर अपॉन A इनटू L। ध्यान से देखिएगा, अब ये देखिए L अपॉन L हमने अभी डिराइव किया, ये वाला मैं ये लिखता हूं, L अपॉन L इज म्यू नॉट n स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा, हाफ म्यू नॉट n स्क्वायर A I स्क्वायर अपॉन A, तो आपका A और A कट गया। आगे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय म्यू नॉट करता हूं, 1/2 म्यू नॉट, तो यहां हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर I स्क्वायर 1/2 म्यू नॉट ni द होल स्क्वायर। म्यू नॉट ni, देखिए म्यू नॉट ni, वेयर इज म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni देखिए b, तो भाई फॉर्मूला बन रहा है 1/2, इसको लिखेंगे b स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। What is this? This is the formula for energy density in a magnetic field. Solenoid हो या कोई भी हो, ये तो solenoid हमने लेके किया है क्योंकि हमको solenoid का फॉर्मूला मालूम था B का, इसलिए ये यूज कर लिया। कोई और होगा उसमें भी सेम होगा। This formula is not only for solenoid, it's for any magnetic field, any. तो energy density in magnetic field, density याद रखिएगा, दोनों का फर्क समझिएगा। ये क्या है, ये energy stored है, और ये क्या energy density है। Density कैसे आती है, energy stored per unit volume से आती है, हाफ b स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्या आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला देखिए इसके जैसा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, थोड़ा सा फर्क है, म्यू नॉट नीचे इधर एप्सिलॉन नॉट ऊपर, ये एनालॉजी दिया हुआ टेक्स्ट वालों ने जो हमको मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिकली
आपका सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। एक आज सम में जरूर डेफिनेटली करेंगे, और इसके बाद वाला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक आज सम है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो आपके सामने दो सम है, ये आपका टेक्स्ट बुक का सम नंबर 16 है, अनसॉल्व्ड है, और ये सॉल्व्ड है। दोनों अलग अलग था तो मैं ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स, मतलब n जो दिया हुआ है 200 दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस L दिया है 10 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻² हेनरी हो गया, ठीक है। करंट दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है, I 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ एम्पियर। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स लिंकेज है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उन लोगों ने हमको phi पूछा है, तो आई कैन से कि बाय n phi b इज इक्वल टू Li। ये हम देख चुके हैं फ्लक्स लिंकेज के बारे में। तो phi b इज इक्वल टू Li अपॉन n। L कितना दिया भाई 10⁻², करंट I कितना दिया 4 × 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स कितना भाई 200 है, तो ये 2 0 ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये 2 2 से कट जाएगा, 2 × 10⁻, देखिए -3 -2 इज -5, और 2 और -2 आएगा -7, और फ्लक्स का यूनिट है वेबर। बड़ा इजी सम है कि नहीं। अब यहाँ ये टोरॉइड, टोरॉइड हम जानते हैं, टोरॉइड के बारे में पढ़ चुके हम लोग आगे, पहले सोलेनॉइड के साथ टोरॉइड पढ़ा है। टोरॉइड के में एक बार को ऐसा गोल, टोरॉइड का फॉर्मूला आपको शेप तो पता होगा, एक डोनट जैसा होता है, ये आपका टोरॉइड होता है कि नहीं। तो एक बार का लेंथ 1 मीटर, उसी को घुमा के टोरॉइड बना है, तो लेंथ जो है L 1 मीटर है, उसका डायमीटर जो है ना कॉइल का डायमीटर वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, which is 0.5 × 10⁻² meter. It is bound tightly with 100 turns per centimeter। ध्यान दीजिएगा 100 turns per centimeter, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 अपॉन, अब इसको आपको नीचे अगर करना है तो 10⁻², ऊपर करेंगे तो 10⁻+2 turns per meter, that is 10⁻4 turns per meter, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में ना इसलिए पावर बढ़ जाता है। और क्या दिया परमेबिलिटी, फ्री स्पेस वाला परमेबिलिटी 4π × 10⁻⁻⁷। अब दोनों कोई भी यूनिट यूज करो, अभी चलो हम लोगों ने हेनरी वाला यूज किया तो वो यूज कर सकते हैं हेनरी पर मीटर। अभी हमने देखा ना हेनरी पर मीटर, नहीं तो वो चलेगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी चलेगा। अब इसमें दो चीज पूछा है, करंट भी दिया हुआ है 100 एम्पियर दिया हुआ है। पहला पूछा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार। मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का क्या μ0 वही है n अपॉन उसका L ही है, सरकमफ्रेंस ऑफ जो भी है n अपॉन L × I, जो कि हमको दे दिया उन्होंने स्मॉल n के फॉर्म में दे दिया, तो फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आप सोलेनॉइड वाले फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो जाएगा 4π × 10⁻⁷ इनटू स्मॉल n का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁴ इनटू करंट का वैल्यू 100। अब इसको सॉल्व करने का मैं आंसर बता देता हूं 1.257 टेस्ला। अब बी पार्ट क्या पूछा है, बी पार्ट सेल्फ इंडक्टेंस L पूछा है। अभी सोलेनॉइड का L अपॉन L जो फार्मूला वही टोरॉइड में भी यूज होगा, L अपॉन L μ0 n²a, अभी अभी डिराइव हुआ था सोलेनॉइड में, है कि नहीं। तो L इज इक्वल टू μ0 होगा 4π × 10⁻⁷ n², ये आपका है 10⁻⁴ द होल स्क्वायर। अच्छा लेंथ को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को 1 लिख दो, एरिया को लिखो πr², तो 4π × 10⁻⁴, 4 2 8 होगा, 8 - 7 1 होगा, इनटू पाई का वैल्यू, पाई भी रहने देता हूं, r का वैल्यू इधर है हमारे पास 0.5 × 10⁻² द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, वैल्यू आंसर बता देता हूं 9.87 × 10⁻³ हेनरी। अब -3 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिली हेनरी, बिकॉज 1 मिली हेनरी इज 10⁻³ हेनरी। ये देखिए आपका दोनों आंसर हो गया। तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन ही आएगा आपको इस टॉपिक में। इस चैप्टर टॉपिक बड़ा इजी है, सेल्फ इंडक्टेंस, और सम भी बड़ी इजी है। और एक और सम है सोलेनॉइड का, तो आप कर ही सकते हैं, सोलेनॉइड तो मैंने सम्स कराया। तो टोरॉइड में से अलग है,
लेकिन आप देख रहे हैं अलग ही नहीं है, सॉलिनॉइड का फॉर्मूला आप टॉरॉइड में भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेल्फ खुद इंड्यूस कराना। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत सिंपल छोटी सी चीज है, मैं बताना नहीं पता लेकिन बता देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एल इन सीरीज एंड एल इन पैरेलल, अगर ऐसे इंडक्टेंस कनेक्ट है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर बहुत सारे इंडक्टर ये सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। अगर वही पैरेलल में होगा ना, पैरेलल में तो 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ये फॉर्मूला आपका जो रेजिस्टेंस में था ना, रेजिस्टेंस में वैसा ही है। रेजिस्टेंस में था सीरीज का RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड 1/RP 1/R1 प्लस 1। वो इंडक्टर में भी सेम ही है, सीरीज में वही है प्लस करने का, पैरेलल में 1/करने का। ये छोटा सा दिया उन्होंने कहीं पे, यूज तो कहीं हुआ नहीं है लेकिन दिया तो चलो मैं बोला आपको बता ही दूं, यूज कहीं हुआ नहीं है एक्चुअली। तो आज का हमारा टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस का कंप्लीट हुआ, जहां पे सर्किट खुद में इंड्यूस करती है ईएमएफ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब दो कॉइल आमने सामने एक दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस करते हैं। म्यूचुअल जैसा ना, म्यूचुअल फ्रेंडशिप जैसा, एक दूसरे के आपस में। तो आपस में कैसे एक दूसरे को वो लोग ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं एक दूसरे में, वो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हिच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, इजी था। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।